Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट जुलाई 2024 के पेपर 2 साइंस के लिए जो मैंने एक सीरीज़ चलाई है उस सीरीज़ की आज ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको डिस्कस करेंगे और पॉइंट की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और टू द पॉइंट बात करेंगे। इधर उधर भटकने के बजाय हम मेन जो आपकी थीम है और पॉइंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की जो प्रोडक्शन होती है और उसकी मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉप क्या है यानी फसल क्या है। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। यानी एक तरह का पौधा एक जगह पे बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं यानी फसल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि धान की फसल होती है तो बड़े पैमाने पर बड़े से फार्म में धान की खेती होती है और सिर्फ धान की ही खेती होती है, उसमें किसी दूसरी चीज़ को नहीं उगाया जाता है। इसी तरह हम जब देखते हैं कि गेहूं की खेती होती है, गेहूं की फसल उगाई जाती है तो एक खेत में गेहूं की ही खेती होती है, दूसरी फसलों को उसमें नहीं बोया जाता है। तो हम देखते हैं कि एक जगह पर एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है और ये जब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है लार्ज स्केल पे तो इसे हम क्रॉप कहते हैं यानी फसल कहते हैं। तो क्रॉप दो तरह की होती है, एक खरीफ क्रॉप्स और दूसरी रबी क्रॉप्स। तो पहले हम खरीफ क्रॉप्स को देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर सोन इन द रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप्स जो है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है। इसे कब बोया जाता है? खरीफ क्रॉप्स को कब बोया जाता है? तो बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में। और रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर। और रेनी सीज़न इंडिया में जून से सितंबर तक रहता है। यानी जून से सितंबर तक जो रेनी सीज़न होता है उसी में हमारी खरीफ क्रॉप्स जो है उगाई जाती है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स क्या है? तो पैडी यानी धान, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन ये सारे जो हैं खरीफ क्रॉप्स हैं। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है खरीफ क्रॉप्स क्या है और नीचे जो है ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कुछ ऑप्शंस खरीफ क्रॉप्स के होंगे, कुछ रबी क्रॉप्स के होंगे। तो इसमें आपको एलिमिनेट करना होगा कि खरीफ क्रॉप्स क्या है और रबी क्रॉप्स कौन सा है। खरीफ क्रॉप्स के बारे में अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ क्रॉप्स कौन है तो आपको ये सारे जो है खरीफ क्रॉप्स के नाम याद करने होंगे यानी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा ये सारे जो हैं खरीफ क्रॉप्स हैं। इसी तरह दूसरा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन यानी जाड़े के मौसम में उगाई जाती है। और जाड़े का मौसम कब शुरू होता है? अक्टूबर से शुरू हो जाता है ठंडी और फिर ये मार्च तक रहती है ठंडी। फिर ये जाड़े का मौसम जो है मार्च तक रहता है। तो रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाता है। और रबी क्रॉप्स में आते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। ये सारे जो है रबी क्रॉप्स हैं। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो आपको रबी क्रॉप्स के नाम याद करने होंगे यानी गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कई जगहों पर जो है दाल और सब्जियां समर में उगाई जाती हैं यानी गर्मी में उगाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पल्सेस जो है दाल वो किस मौसम में उगाया जाता है? अक्टूबर से मार्च यानी विंटर सीजन में। और पल्सेस जो होती हैं वो रबी क्रॉप्स होती हैं। आगे है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। फसल उगाने से पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती है तो उसको हम देख लेते हैं कि फसल उगाने से पहले क्या क्या काम होते हैं जिसे हम फसल उगाने से पहले करते हैं। जैसे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को पहले फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी होती है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। फसल उगाने से पहले हम देखते हैं कि किसान जो है मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, फावड़े कोदाल से करते हैं या फिर ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन वो मिट्टी को उलटते पुलटते हैं और फिर इस तरह से मिट्टी को ढीला करते हैं, लूज़ करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। मिट्टी को जो है उलटने पुलटने से नीचे जो मिट्टी के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी को उलटने पुलटने से ऊपर आ जाते हैं टॉप पर। और इस तरह जो प्लांट जब हम बोते हैं तो प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाते हैं। चूँकि न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है और इस तरह से प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को, खाद्य पदार्थ को यूज़ कर पाते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लोइंग।
और मिट्टी को ढीला करना और उलटने पुलटने का जो प्रोसेस होता है, यानी मिट्टी को खेत को जो हम ट्रैक्टर से, खेत को जो किसान ट्रैक्टर से या फावड़े से जोत कर मिट्टी को ऊपर करते हैं और फिर मिट्टी को ढीला करते हैं, इस प्रोसेस को जो है टीलिंग एंड प्लोइंग कहा जाता है। प्लोइंग यानी मिट्टी को जोतना ट्रैक्टर से, फावड़े से, कुदाल से या खुरपी से, इस तरह से जो है मिट्टी को प्लो किया जाता है और टीलिंग किया जाता है। फिर टीलिंग किया जाता है यानी मिट्टी के ढेला जो बन जाता है मिट्टी का, उसको फोड़ा जाता है, ढेला को छोटा छोटा करके उसको ढीला कर दिया जाता है मिट्टी को। तो इस प्रोसेस को जो है टीलिंग कहते हैं। यानी मिट्टी के उलटने पुलटने और फिर मिट्टी को ढीला करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टीलिंग एंड प्लोइंग। ये सारे जो टर्म्स हैं इसको आपको याद करना है सीटेट के एग्ज़ाम में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से, और ज़्यादातर जो है क्रॉप की बेसिक प्रैक्टिसेस वहाँ से सवाल आ जाते हैं, या फिर इरिगेशन का जो प्रोसेस है वहाँ से सवाल आ जाते हैं। आगे जो हम इरिगेशन का प्रोसेस देखेंगे, इरिगेशन के कितने टाइप होते हैं। दूसरा है सॉइल को तैयार करने का प्रोसेस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग। और सोइंग बीज बोना, दूसरा प्रोसेस है बीज बोना। जब मिट्टी तैयार हो जाती है किसान फिर दूसरा प्रोसेस करते हैं यानी सोइंग, अच्छी क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करते हैं बोने के लिए। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और जो भी मैन्योर फर्टिलाइज़र हैं उसे जब हम बीज बो लेते हैं तो फिर उसमें खाद और फर्टिलाइज़र सब मिलाए जाते हैं। सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए मिट्टी में जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं उसे मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं, जिसे हम खाद के नाम से जानते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट के सड़ने गलने से और फिर एनिमल का जो वेस्ट होता है, एनिमल के वेस्ट से जो बनता है उसे हम मैन्योर कहते हैं। जनरली जो है घर में तैयार हो जाती है या फिर हमारे आसपास में ही तैयार हो जाती है। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स युक्त होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइज़र्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। लेकिन मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हमारे घर में जो कचरा होता है, हमारा किचन वेस्ट होता है या फिर प्लांट का वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, उससे ये मैन्योर तैयार किया जाता है। और फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो है केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र जो है केमिकल सब्सटेंस होता है और एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर, फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? फर्टिलाइज़र्स के। तो बेसिक प्रैक्टिसेस में हमने क्या देखा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग और फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स यानी खाद मिलाना, किसमें? मिट्टी में। और चौथा है इरिगेशन। अब जब मिट्टी में हम खाद मिला लेते हैं, प्लांट बीज को बो देते हैं, पहले हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बीज बो देते हैं, फिर उसमें जो खाद है उसे मिला दिया जाता है, फिर उसमें इरिगेशन यानी पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो चौथा प्रोसेस है सिंचाई यानी इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कुछ टाइम पर फसल को जो है पानी की ज़रूरत होती है, पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के क्या सोर्सेज हैं? इरिगेशन के क्या स्रोत हैं? तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, ये सारे जो हैं इरिगेशन के स्रोत हैं यानी सिंचाई के स्रोत हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है? मोट, चेन पंप, रहट और ढेकली। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मोट, चेन पंप, रहट, ढेकली, और उसके अलावा जो है आपको मॉडर्न इरिगेशन का प्रोसेस दिया होगा, उसका भी ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें अगर आपसे पूछता है कि ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन का क्या है, तो उसमें आपको ये सारे नाम याद करने हैं: मोट, चेन पंप, रहट और ढेकली। ये चारों जो हैं इरिगेशन के पुराने मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। और अब सिंचाई का नया मेथड क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स विच स्प्रिंकल्स वाटर एज इफ इट इज रेनिंग।
इस तरह का बना हुआ होता है। यहाँ मोटर लगी हुई होती है और पाइप और अलग अलग पाइप दिया हुआ था। पाइप के ऊपर घूमता हुआ नोजल्स लगा होता है। नोजल से इस तरह से पानी निकलता है जैसे बारिश हो रही है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई का मॉडर्न तरीका है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ये भी सिंचाई का मॉडर्न तरीका है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। इसमें क्या होता है, यहाँ मोटर लगी होती है जहाँ से पानी आपको निकालना होता है। यहाँ मेन सिस्टम लगा होता है और पाइप जो है अलग अलग नाली में एक पाइप होता है। पाइप से पौधे की जड़ तक छोटी छोटी पाइप दी गई है और पौधे की जड़ में जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है। तो ये ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ये सारे जो है सिंचाई के नए तरीके हैं। पांचवा स्टेप है अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मिट्टी की तैयारी हो गई, मिट्टी की तैयारी के बाद बीज की बुआई हो गई, बीज की बुआई के बाद खाद मिला दिया गया, खाद के बाद पानी का इरिगेशन सिंचाई हो गई। फिर सिंचाई के बाद क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जो खर पतवार होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपके प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप। फसल में नेचुरली अनडिजायरेबल अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं जिसे हम वीड्स कहते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो अनडिजायरेबल अनचाहे प्लांट्स होते हैं क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जब इस खरपतवार को हटाया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। में से अक्सर लोगों ने खेतों में देखा होगा कि जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें अनडिज़ायरेबल प्लांट उगाते हैं जो अनचाहे खरपतवार होते हैं। तो उस खरपतवार को किसान जो है खुरपी से हटाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीड्स जो उगाते हैं उसको कैसे, कुछ केमिकल से भी रोका जाता है। अगर वो उगाते हैं तो आप उसे खुरपी से या किसी चीज़ से उखाड़ फेंकते हैं। कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं और इसे क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वीडीसाइड्स, कुछ वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। 2,4-D जो वीडीसाइड है इसे खेत में खरपतवार को मारने के लिए स्प्रे कर दिया जाता है। छठा प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। अब फसल तैयार हो गई तो अब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप जो है फसल मेच्योर हो जाती है, अब वो पूरी तरह से कटने को तैयार है, तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी फसल की कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं। थ्रेशिंग, जब हार्वेस्टिंग हो गई, फसल की कटाई हो गई, तो अगला प्रोसेस है थ्रेशिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब फसल को हार्वेस्ट कर लिया गया, फसल की कटाई हो गई है, तो जो दाना निकला है, ग्रेन सीड्स जो है, उसको उसके छिलके से अलग करने का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। अगला प्रोसेस है विनोइंग। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। ये तो थ्रेशिंग हो गया। बड़े पैमाने पर अगर आप फसल उगा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आपको फसल हो रही है, तो अगर आप ग्रेन सीड्स को कैसे अलग करेंगे उसके छिलके से, तो थ्रेशर के ज़रिए, थ्रेशिंग के प्रोसेस के ज़रिए। लेकिन विनोइंग भी एक प्रोसेस है। किसान है छोटे पैमाने पर फसल उगाते हैं, छोटे खेतों में फसल उगाते हैं, तो उन्हें थ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास जो है अनाज कम होता है। छोटे पैमाने पर वो अनाज या क्रॉप्स उगा रहे हैं तो वो एक प्रोसेस करते हैं, हाथ में जो है एक तरह का कुछ बर्तन लेकर उसमें अनाज को डालते हैं और फिर हवा के सामने जो है अलग करते हैं। तो ग्रेन सीड एक तरफ आ जाता है और छिलका हवा के ज़ोर पर दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। सातवां प्रोसेस है स्टोरेज। थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, यानी ग्रेन सीड जो है, दाना, वो अपने छिलके से अलग हो गया है, अब तैयार है, अब इस स्टोरेज के लिए तैयार है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। दाना तैयार हो गया तो उसे स्टोरेज करना है, उसको रखना है कहीं पर। तो ये जो ग्रेन्स है, ये अनाज जो है जूट के बैग में रखे जाते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स होते हैं उसमें रखे जाते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। बड़े पैमाने पर अनाज को सिलोज और ग्रेनरीज में से स्टोरेज जा सकता है ताकि दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं और चूहे हैं उनसे अनाज को बचाया जा सके। तो हाँ, अब एक पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। एनिमल्स reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale, it is called animal husbandry.
किसी जानवर को घर में या किसी फार्म पर पाला जाए और उसे शेल्टर केयर फूड प्रोवाइड किया जाए, और ये जब बड़े पैमाने पर होता है तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म खोलते हैं या फिर गोट फार्म खोलते हैं या फिर काऊ फार्म खोलते हैं, इस तरह के एनिमल्स को पालना, उन्हें शेल्टर देना, फूड प्रोवाइड करना, केयर करना, इस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने देखा कि फसल किस तरह की होती है, फसल क्या होती है, फसल के कितने टाइप हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, फसल को कैसे उगाया जाता है, उसके क्या प्रोसेस हैं, और फिर फसल के मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके क्या प्रोसेस हैं। स्टोरेज को देखा, फसल को कैसे स्टोरेज किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये सब हमने ब्रीफली देखा। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इस तरह के सवाल आते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।